एक समय की बात है, कनकपुर नाम के गांव में सुरेश और भोलू नाम का दो मित्र रहते थे। सुरेश बहुत ही कामचोर और आलसी था और भोलू बहुत ही परिश्रमी था। वह अपनी काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार दौलत राम के यहाँ काम किया करते थे। भोलू ईमानदारी से काम करता था तो वही सुरेश बैल को एक जगह बांधकर आराम से सोया रहता था। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता, सुरेश अपने पूरी शरीर में मिट्टी लगाकर बैल को लेकर घर चला जाता। वह जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है और भोलू खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैलों को अच्छे से नहलाकर खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू सुरेश के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। सोचते थे कि सुरेश बहुत ही परिश्रमी है और भोलू बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोई वाले से कहा, देखो रामू, सुरेश बहुत ही मेहनती लड़का है। उसकी अच्छे से देखभाल करना और ध्यान रखना कि उसके खाने पीने में कोई भी कमी ना हो। रामू सुरेश को भरपेट खाना देता था तो वहीं भोलू का पेट ही नहीं भरता था। भोलू ने मन ही मन सोचा, ये कौन सा न्याय है? जो मेहनत करता है उसी को भूखे रहना पड़ता है और जो कामचोर है वो पेट भर खाता है। सुरेश समझ गया कि भोलू के मन में संदेह हो रहा है। वह डर गया और सोचने लगा, सुरेश ने असली सच बता दिया तो। इसलिए सुरेश ने भोलू से कहा, सुनो भोलू, खेत की कोई भी बात जमींदार से मत कहना। अगर कह दिया तो अच्छा नहीं होगा। साफ साफ कह रहा हूँ, समझे तुम? अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, समझे ना? अरे जा जा अपना काम कर, जाके दिमाग मत खा मेरा। यह कहकर भोलू सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण भोलू गहरी नींद में सो जाता है और सुरेश पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसलिए जब सुरेश अपनी बैल को लेकर खेतों में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है सुरेश, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बताऊं हुजूर, बहुत मच्छर थे। उन्होंने मुझे पूरी रात काटा और सोने ही नहीं दिया। देखो आर्या, मेरे महल में जो पुराना खाली पड़ा हुआ कमरा है ना, उसे अच्छे से साफ करवा दो और सुरेश का सारा सामान उसी कमरे में रखवा दो। आज से सुरेश यहीं मेरे महल में ही रहेगा और याद रखना, उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना सुरेश? मुझे क्या तकलीफ होगी हुजूर? आपकी जो इच्छा वही मेरे लिए आदेश है। उस दिन के बाद सुरेश की खातिरदारी और बढ़ गई। अब वह जमींदार बाबू के घर में रहने लगा। सुरेश बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर सुरेश बैल को बांधकर वह सोया रहता था और भोलू दिन भर ईमानदारी से काम करता था, बिना फल की चिंता किए। एक दिन की बात है, खाते वक्त रसोइया ने देखा कि सुरेश खाना बर्बाद कर रहा है और भोलू का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइया ने सुरेश से कहा, सुरेश, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम खाना बर्बाद कर देते हो, फिर जितना चाहिए उतना ही क्यों नहीं लेते? सुरेश ने कुछ नहीं कहा। उधर रसोइया भोलू को देखकर यह सोचने लगा, सुरेश खाना बर्बाद कर रहा है और भोलू का तो पेट ही नहीं भर रहा, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार बाबू की पत्नी के पास गया। प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं कह रहा था कहीं ना कहीं तो जरूर कोई गड़बड़ हो रही है। रामू ने जमींदार की पत्नी को सुरेश और भोलू के खाने के बारे में साफ साफ बताया। तभी उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, सुनिए जी, सुरेश और भोलू खेतों में क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए।
तभी तो सही अंदाजा लगेगा उनके मेहनत का। जमींदार बाबू ने कारण जानना चाहा तो मालकिन ने संदेह का कारण बताया। यह सुनकर जमींदार बाबू ने सोचा, बात तो सही है। बात तो बिल्कुल सही है। एक बार मुझे खुद अपनी आंखों से खेत का काम देखना चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। यह सोचकर दूसरे दिन किसी को बिना कुछ कहे खेत पर चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि भोलू बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। फिर वह सुरेश को ढूंढने के लिए गए। पूरे खेत में उन्हें सुरेश कहीं नहीं नजर आया। अरे अरे, ये सुरेश कहाँ चला गया? जमींदार बाबू समझ जाते हैं कि सुरेश कामचोरी कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद जमींदार बाबू की नजर सुरेश पर पड़ती है। उन्होंने देखा पेड़ के नीचे सुरेश गमछा बिछाकर खर्राटे लेकर सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। मुझे भोलू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी है जो बिना कुछ कहे लगातार मेहनत करता जा रहा है, और दूसरा है जो बिना कुछ किए सारे सुख भोग रहा है। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। मैं सुरेश को पहचान ही नहीं पाया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि एक बार खेत जाकर देखिए कि वो दोनों क्या काम करते हैं। एक काम कीजिए, भोलू को कोई दूसरा काम दे दीजिए। वैसे भी हमें पढ़े लिखे और समझदार लोगों की जरूरत तो है ही। मुझे लगता है कि ये काम वो बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि वो न सिर्फ मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। क्या कहते हैं आप, बताइए। जमींदार बाबू की पत्नी की बात सुनकर जमींदार बाबू को बहुत अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्यास्त होने तक का इंतजार किया। उसके बाद दोनों घर लौट आए। तब जमींदार बाबू ने सुरेश से कहा, सुरेश, अभी मेरे कमरे में आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। हुजूर, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। पहले साफ कर लूं, फिर हाजिर होता हूं। पूरा दिन मिट्टी और पसीने में बीता है। पहले इन्हें धो पोंछ तो लूं। नहीं नहीं सुरेश, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार बाबू यह कहकर चले जाते हैं। सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आता है। वह अंदर ही अंदर डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। सुरेश जमींदार बाबू के कमरे की ओर जाता है। तभी जमींदार बाबू ने सुरेश को देखकर कहा, अब तुम्हारा एक काम और बाकी है। तुम भोलू के पूरे शरीर पर अच्छे से हल्दी और तेल लगाकर उसे गर्म पानी से स्नान करवा देना। फिर उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेकर आना, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उस आलसी भोलू के शरीर पर तेल और हल्दी लगाऊं? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का सच। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। अब इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अब एक पल भी काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर भोलू ने जमींदार बाबू से कहा, हुजूर, हम दोनों तो आपके पास काम के लिए ही आए थे ना। आप कृपा करके सुरेश को एक और मौका दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुरेश अब समझ गया है ना सुरेश? इसके बाद जमींदार बाबू ने भोलू की बात मान ली और सुरेश से कहा, बस एक बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अपने आप को सुधार लो सुरेश। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम आलसी नहीं बल्कि मेहनती हो।